नमस्कार, जय हिंद। आज क्लास नंबर 8 है जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी को कम्प्लीटली डिटेल्ड में पढ़ेंगे। खिलजी वंश का जो जलालुद्दीन खिलजी था उसको हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इसी प्रकार पूरी हिस्ट्री को हम कंप्लीट करेंगे। बस ज़रूरत है तो सिर्फ आपको ध्यान से समझने की और देखने की। ठीक है साथियों, तो हम स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, देखो सबसे पहले क्या हुआ था, इसका जो शासनकाल है वो 1296 से लेकर के 1316 तक है, यानी 20 साल तक इसने शासन किया। लगभग 30 साल की उम्र में ये राजा बन गया था। 50 साल की उम्र में ये इसको मौत मतलब डेथ हो गई थी इसकी। अब बचपन का नाम इसका अली गुरसप्पा है और इसका जन्म 1266 एडी में हुआ था। अन्य नाम इसका सिकंदर द्वितीय, मतलब सिकंदर द्वितीय, इसको सेकंड सिकंदर कहा जाता है और सिकंदर शानी कहा जाता है इसको, सिकंदर शानी। और इसको जनता का चरवाहा क्यों कहा जाता है? जनता का चरवाहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा अभियान करता है जो देवगिरी है दक्षिण में, वहाँ पर ये अपनी राजधानी बनाने की कोशिश करता है। तो राजधानी जब ये देवगिरी को बनाने की कोशिश करता है तो देवगिरी पता है महाराष्ट्र में पड़ जाता है। तो नीचे ऊपर की सारी जनता से कहता है कि चलो मेरे साथ, अब नीचे हम अपनी राजधानी बनाएंगे। तो ऐसा असंभव था, इसीलिए वहाँ की बहुत सारी जनता बहुत मर गई थी, उसमें बहुत तो जनता को नुकसान पहुँचा था। इसी कारणवश इसको जनता का चरवाहा कहा जाता है। यू का इसको विजेता कहा जाता है। अमीर उल मोमिनी, ये अमीर उल मोमिनी का इसको टाइटल दिया जाता है। इसका मतलब है वफादारों का कमांडर। इसका क्या मतलब है? वफादारों का कमांडर। अब ये वफादारों का कमांडर का मतलब है जितने भी इसके वफादार हैं उनका ये कमांडर कहेगा, अपने आप को कमांडर कहता था कि मैं इनका संरक्षक हूँ, मैं इनकी देखभाल करूँगा, बस जितने मेरे सारे कमांडर हैं उनकी। अब पिता का नाम इसके सियाबुद्दीन मसूद था। पत्नी इसकी जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी, उसका नाम था मेहरू। प्रिय पत्नी थी इसकी मेहरू। मल्लिकाए जहाँ का इसने टाइटल दिया था। पहले के ज़माने में ये अपनी पत्नियों को टाइटल देते थे मल्लिकाए जहाँ, जैसे इसके नए नए टाइटल हैं, इसी प्रकार इसने पत्नी को टाइटल दिया मल्लिकाए जहाँ। और मलिक संजार की बहन थी। मलिक संजार कौन था? ये इसकी सेना में कमांडर था मलिक संजार। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे और आगे देखिए, जो राज्याभिषेक है इसका, ये 26 अक्टूबर 1296 एडी में, जब जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद इसको 3 महीने गद्दी पर नहीं बैठा, 3 महीने के बाद ये गद्दी पर बैठा था, 26 अक्टूबर 1296। फिर लाल महल में इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, लाल महल, ये कुस्क ए लाल, इसको कुस्क ए लाल भी कहा जाता है लाल महल को। बलबन ने इसको बनवाया था कुस्क ए लाल महल को। ठीक है, अब इसने कड़ा की जागीर थी, जो पहले कड़ा की जागीर थी जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी अपने भतीजे को दी थी, वो कड़ा की जागीर अब अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दे दी? बरनी का चाचा था अलाउल मुल्क को दे दी। किसको? अलाउल मुल्क को दे दी। इसके बाद स्थायी सेना का गठन इसने किया। ये स्थायी सेना का गठन करने वाला पहला सुल्तान था दिल्ली का। ठीक है, यानी कि स्थायी सेना का मतलब है ये पहले के लोग थे, वो कहीं से भी भर्ती कर लेते, जब उनको मनाए तब वो अपनी सेना में लोगों को इकट्ठा कर देते। लेकिन ये क्या था, इसकी एक स्थायी सेना होगी। ठीक है, और वो इसको अलग वेतन भी देता था। सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना इसी के पास थी। सेना की भर्ती के लिए आरजे ममालिक नियुक्त किया। आरजे ममालिक कौन थे? सेना मंत्री हुआ करते थे। ये सेना मंत्री सेना को वेतन दिया करते थे। वेतन से पहले एकता प्रथा चलती थी, यानी ज़मीन का टुकड़ा देते थे। अब ये ज़मीन के टुकड़े की बता ये क्या कर रहा है, ये ज़मीन के टुकड़े की बता वेतन दे रहा है। अब वेतन पहले बलबन ने स्टार्टिंग की थी वेतन की देने की, लेकिन वो विफल हो गया था, लेकिन ये विफल नहीं हुआ था। ठीक है, इसने जब ये वेतन दे रहा था तो वहाँ की जो सेना मंत्री है आरजे ममालिक, उसने कहा कि ऐसा करोगे तो सारा खजाना खाली हो जाएगा, सेना को इतना सारा धन दोगे तो उसने कहा तो फिर क्या करें, कुछ मत करो, बस दिल्ली के आसपास की जितना क्षेत्र है उसमें महंगाई को कम कर दो। यही उसने किया, महंगाई कंट्रोल करी उसने और सेना में वेतन दिया। सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना इसके पास थी, स्थायी सेना इसके पास थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का वैसे अभियान। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या कहे, अलाउद्दीन खिलजी का ड्रीम क्या था, ये समझिए। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका ड्रीम था कि जैसे शुरुआत में एक 4 खलीफा हुए थे, जिसके क्या नाम है उसका, शुरुआत में जैसे शुरुआत में पैगंबर थे, नहीं पैगंबर, तो पैगंबर के 4 खलीफा थे। ये भी यही चाहता था कि मैं पूरे विश्व पर राज करूं और पैगंबर की तरह मेरे भी 4 खलीफा हों, ये चाहता था ये। तो इसने क्या किया, इसने ही अपनी सेना में 4 खलीफे रखने की योजना बनाई। तो अलाउल मुल्क है वो कहता है कि महाराज हुजूर एक बात बताओ, आपको अपनी दिल्ली और अपने पूरे भारत को तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आप पूरे विश्व को विजित करने की बात कर रहे हो। उसने कहा हाँ, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली को मैं यहीं छोड़ दूँ और यहीं इसको बाद में जीतूँगा, पहले पूरे विश्व को जीतूँगा।
उसके बाद दिल्ली विल्ली सब कंट्रोल करूँगा, इसको छोड़ के मैं जाता हूँ विश्व विजय पर अपने साथ खलीफा को लेकर। इसका ये ड्रीम था, लेकिन क्या हुआ, इसने बर्नी ने समझाया इसको, फिर ये पहले पूरे भारत को जीता, उसके बाद विश्व को जीतना, फिर ये पहले पूरे भारत को जीतता है, उसके बाद विश्व को जीतता है। ठीक है, तो उत्तर भारत पर इसके विजय अभियान पहले देखिए। पहले तो इसके 4 सेनापति बने जो खलीफा के रूप में थे। उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां था, ये उत्तर भारत में कंट्रोल कर रहा था। नुसरत खां भी उत्तर भारत में कंट्रोल कर रहा था। मलिक काफूर, जो पता है आपको, दक्षिण भारत में कंट्रोल कर रहा था, ये एक किन्नर था। और जफ़र खां, ये मंगोल जब आक्रमण करते थे उस साइड सिंध के प्रांत में ये लगा हुआ था। ठीक है, अब सिंध के अंदर है, जैसे ये भारत है, ये भारत की इस साइड को सिंध कहते हैं। ठीक है, अब उत्तर भारत पर इसके विजय अभियान को देखिए। पहला अभियान इसका गुजरात अभियान था 1297 एडी का। शासक था राजा कर्णदेव और पत्नी थी इसकी कमला देवी। कमला देवी थोड़ी अच्छी किस्म की नहीं थी। ये राजा जो कर्णदेव थे वे बहुत ही वीर राजा थे। तो क्या हुआ, जब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया तो जब राजा कर्णदेव हार गया तो ये भाग गया था अपनी बेटी को लेकर के। तो कमला देवी ये वहीं पे रह गई थी, तो इसको कैद कर लिया था। फिर इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इससे शादी करी, इसको मल्लिकाए जहाँ का टाइटल दिया इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और राजा कर्णदेव भाग गया था यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे ये जीत कैसे हासिल की कि गुजरात को जीतना इतना आसान नहीं था। इसको इसने इस तरीके से जीता कि उलूग खां था, इसको भेज दिया भाई तू सिंध की तरफ से आक्रमण करना, और नुसरत खां को भेज दिया कि तू दिल्ली की तरफ से आक्रमण करना, जब ये अलाउद्दीन खिलजी जीत पाया था। ठीक है, अब यहाँ से ही मलिक काफूर गुजरात से ही मलिक काफूर को लिया गया था। तो यहाँ से ही मलिक काफूर 1000 दीनारी को खरीदा गया था। नुसरत खां ने खरीदा था इसको किससे, ख्वाजा नामक व्यापारी से। ठीक है, नुसरत खां ने खरीदा था ख्वाजा नामक व्यापारी से। ठीक, तो मलिक काफूर यहाँ पे आएगा। अब इस मलिक काफूर को ये बाद में कमांडर बनाता है। पहले ही तो 3 ही कमांडर थे इसके, 3 ही खलीफा थे, फिर बाद में इसके 4 कमांडर होते हैं। तो सेकंड इसका आक्रमण था रणथंभौर अभियान, जो 1301 में किया था इसने। शासक था हमीर चौहान, पत्नी थी इसकी रंग देवी, और नुसरत खां को यहाँ पे इस युद्ध में मारा गया था, नुसरत खां। और जैसे ही युद्ध में ये मारा गया तो क्या हुआ कि शुरुआत से अगर आपने क्लास करी होगी तो आपको पता होगा कि जो रणथंभौर था ये सबसे पहले ऐबक ने जीता था, उसके बाद ये इल्तुतमिश ने जीता था। क्योंकि ऐबक के बाद ये स्वतंत्र हो गया था, फिर इल्तुतमिश ने इसको फिर जीता, फिर इल्तुतमिश के बाद ये फिर स्वतंत्र हो गया, फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट आता है और डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी ने इसको फिर जीता था। पहले नुसरत खां आया था जीतने के लिए अकेला, ये मारा गया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसने फिर अमीर चौहान को मारा था, और इनकी पत्नी जो रंग देवी थी उन्होंने जोर किया था। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर। रणथंभौर के बाद ये आता है फिर चित्तौड़ अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है। यहीं पर जो रानी पद्मिनी थी उसकी कहानी आती है, और राणा रतन सिंह की कहानी आती है। पहली पत्नी इसकी नागमती थी राणा रतन सिंह की, और सेकंड पत्नी पद्मिनी थी। और ऐसा बताया जाता है कि हीरामन तोता था, जब राणा रतन सिंह पेड़ के नीचे बैठे थे तो जिक्र कर रहे थे कि ये हमारी रानी बहुत सुंदर है। फिर तो हीरामल तोता बोलता है कि ऐसा नहीं है राजा, तुमने अभी देखी कहाँ है सुंदर, वहाँ पर सिंघल प्रदेश की राजकुमारी को जाकर के देखो, उनका नाम पद्मिनी है, वो पूरे संसार में सबसे विश्व सुंदरी है, ऐसा उसने कहा। सिंघल मतलब श्रीलंका की। ठीक है, जब वो फिर पद्मिनी को लेने यहाँ से जाता है और उससे शादी करता है, कौन, राणा रतन सिंह। फिर इसके एक सेनापति था गोरा और बादल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पद्मिनी को पद्मिनी को पाने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी आ रहा था तो जो राणा रतन सिंह है उसको कैद करके ले गया था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। जब रानी पद्मिनी ने कहा था कि गोरा और बादल आप जाओ और राणा रतन सिंह को वापस लेकर के आओ, जब ये दोनों वापस लेकर के आ गए, लेकिन उस युद्ध में ये मारे गए थे और राणा रतन सिंह वापस आ गए थे। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी से फिर आक्रमण किया चित्तौड़ पर 1303 में, फिर उसमें राणा रतन सिंह मारे गए और रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ अपना जौहर किया। ये पद्मावत बुक लिखी है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने, इसको इस सोर्स में से मैंने ये बता रहा है लिखा हुआ। ठीक है, चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया। खिज्र खां जो इसका बेटा था उसके नाम पर ये रखा था खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था ये। और 1318 में चित्तौड़ स्वतंत्र हो गया था फिर दोबारा, जब अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में मौत हो गई, इसकी जस्ट 2 साल बाद ये चित्तौड़ फिर स्वतंत्र हो गया। इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को, खिज्र खां को, चित्तौड़ का। ठीक है, मालवा का अभियान फिर आता है। मालवा का अभियान 1305 का, शासक थे महलक देव, ये भी मारे गए थे 1308 में। फिर सिवाना का अभियान आता है, शीतल देव इसके शासक थे, ये भी मारे गए थे। 1311 के एडी का जालौर अभियान है, ये भी यहाँ पे शासक थे कान्हड़ देव, ये भी मारे गए थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान को देख लीजिए। यहाँ पे क्या था, देवगिरी,
देवगिरी शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने, जब जलालुद्दीन खिलजी शासक था दिल्ली का, तब उसने आक्रमण किया था 1296 में। उसके बाद ये आक्रमण किया था एलचपुर, जो देवगिरी है वहाँ पर, एलचपुर की रियासत थी एक। फिर 1307 में किया था। अब 1307 में जो आक्रमण किया था उसके क्या कारण थे? 1307 के आक्रमण तो क्या कारण थे? एक तो ये मेन कारण था कि टैक्स, जब 1307 में ये आज देवगिरी को स्वतंत्र कर लेता है अपने आप को, फिर ये टैक्स देना बंद कर देता है। पहले जब कैद हो जाते, जैसे किसी के अधीन हो जाते थे, कोई रियासत किसी के अधीन हो जाती थी तो वो टैक्स दे देती, तो ये स्वतंत्र हो जाते थे तो टैक्स नहीं देते थे। जो टैक्स नहीं आ रहा था देवगिरी से, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि बेटा मलिक काफूर जाओ नीचे और कंट्रोल करो जा करके देवगिरी को दोबारा। फिर देवगिरी को कंट्रोल करने के लिए ये गया 1307 में। और एक कारण था टैक्स और एक दूसरा कारण था वहाँ की एक जो राजा कर्णदेव शुरुआत में भाग गए थे, गुजरात के अभियान जब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जब वो कर्णदेव भाग गए थे तो कर्णदेव यहीं पर देवगिरी में रहने लगे थे। किसके साथ? राजा रामचंद्र देव थे, उसके साथ शरण दे दी थी, इसलिए यहाँ पे रहने लगे थे। और अपनी बेटी थी, अपनी बेटी के साथ यहाँ पे रह रहे थे। तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने कि अपनी बेटी को अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो ब्याही थी राणा राणा कर्णदेव की पत्नी, उसकी बेटी देवगिरी में रह रही थी। तो क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका? ये है उनकी पत्नी कमला देवी। तो कमला देवी की जो बेटी थी, उसकी कमला देवी वो कह रही थी कि देवगिरी से कर्णदेव के पास मेरी बेटी रह रही है, अलाउद्दीन खिलजी तुम जाओ और मेरी बेटी को लेकर आओ, ये कहा था। तो इसी बेटी का एक तो ये कारण था कि उसकी बेटी को लाना था, दूसरा कारण ये था कि टैक्स नहीं भर रहे थे, इसीलिए। ठीक है, ये थी यहाँ की कहानी। इसलिए क्या हुआ था कि यहाँ के जो 1307 में जब आक्रमण किया था तो इसके ये कारण थे, ये भी जीत गए थे, जो कि मलिक काफूर था, ये इसको जीत गया था। फिर इसके बाद ये 1311 में ये फिर स्वतंत्र हो जाता है देवगिरी। फिर इसको 1311 में फिर इसको आज़ाद कराया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के किसके द्वारा? मलिक काफूर के द्वारा। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने तो सिर्फ एक ही बार आक्रमण किया था, क्योंकि दक्षिण का सूबेदारी बना दिया था मलिक काफूर को, तो मलिक काफूर ही आक्रमण करता था। शासक था इसका रामचंद्र देव और पुत्र था इसका सिंघन। फिर तेलंगाना पे अटैक किया था, वारंगल पर प्रताप देव रुद्रदेव यहाँ पे सेकंड शासक थे। 1309 में आक्रमण किया था मलिक काफूर ने, रामचंद्र देव ने इसकी हेल्प की थी, लेकिन ये भी हार गए थे। होयसल पर आक्रमण किया, बीर बल्लार इसके राजा थे, 1310 में ये भी हार गए थे। पांड्य शासक मदुरई, यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो पांड्य शासक की एक अलग कहानी, क्योंकि पांड्य राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। सुंदर पांड्या और वीर पांड्या ये आपस में ही लड़ते रहते थे। तो सुंदर पांड्या को क्या हुआ था, वीर पांड्या ने क्योंकि सुंदर पांड्या एक योग्य शासक नहीं था, तो वीर पांड्या ने इसको भगा दिया था। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी की हेल्प मांगी सुंदर पांड्या ने, और वीर पांड्या ये राज्य कर रहे थे। तो क्या हुआ था कि ऐसा ऐसा बताया जाता है कि जो मलिक काफूर है उसने यहाँ से इतना धन लूटा, इतनी, ये इतिहास की सबसे बड़ी लूट मानी जाती है। यहाँ पर 96,000 मन सोना मिला था, 20,000 घोड़े और 612 हाथी यहाँ से बरामद हुए थे। ठीक है, और पांड्य शासक वीर पांड्य की यहाँ पर डेथ कर दी गई थी, मृत्यु कर दी गई थी। 1311 का ये अभियान है। ठीक है, इतनी यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान आपको समझ में आ रहा है। जो अभियान तो सिर्फ एक ही किया था देवगिरी पर शुरुआत में 1296 में, लेकिन बाद में ये सारे अभियान कौन कर रहा है? ये मलिक काफूर कर रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का ही कमांडर है। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य देखिए, एकता प्रथा को ख़त्म कर दिया इसने। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने शुरू करी थी, मैंने ऊपर बताया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करी थी। घोड़ा दागने की प्रथा शुरू करी थी, और हुलिया लिखवाया था। घोड़ा दागने मतलब घोड़े पर निशान लगाते थे, परमानेंट घोड़े होते थे उनके, और हुलिया लिखवाया, हर सैनिक का हुलिया लिखवाया था। जैसे अब आज के मॉडर्न ज़माने में अभी देखते होंगे आप, जब फॉर्म भरते हैं तो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने हर सैनिक का आइडेंटिफिकेशन मार्क रखा था। 3 प्रमुख कर लगाए थे। एक खराज था जो भू राजस्व पर लगता था, 1/2 कर लगता था ये। फिर खुम्स था, ये खुम्स लूट का धन था, ये 4/5 लगता था। और जो जजिया था वो तो पता ही आपको, गैर मुस्लिम कर था, जो 3 जातियों पर लगता था, एक ब्राह्मण, बच्चे और महिला। तो ब्राह्मण, बच्चे और महिला ये जजिया को देते थे। ठीक, मतलब जजिया मुख्यतः इन पर नहीं लगता था, ब्राह्मण, महिला और बच्चे पर नहीं लगता था, लेकिन और गैर मुसलमानों पर लगता था ऐसा। लेकिन यहाँ पे जो जजिया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने ब्राह्मणों पर लगाया था, और हिंदू तो सारे देते ही थे जजिया कर।
इसके बाद ये इसने 2 टैक्स और नए जोड़े, एक मकान कर एक चराई कर। जो मकान पर लगता था, एक जो भैंस चराते थे उन पर लगता था। 2 से ज़्यादा जो गाय भैंस चराते थे उन पर लगता था। 2 तक नहीं लगता था, लेकिन 2 से ज़्यादा जो कोई चराता है उसको उस पर लगता था ये, ठीक है। इसने नगद वेतन का शुरू किया, भूमि माप विश्वा की शुरुआत की, सिक्कों पर तारीख लिखना शुरू किया। एक बात और बता दूं साथियों, जो इसमें कंटेंट आपको मिल रहा है ना, कहीं पर नहीं मिल सकता। जो क्योंकि ये जो कंटेंट है बहुत ही सिलेक्टिव कंटेंट है, इसी से आपके और ये कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है। इसको ध्यान से सुनिए, एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देख लेना साथियों, ठीक है। जो कोई साथी अगर हमसे नया जुड़ा हुआ है उसको मैं बता दिया था। सिक्कों पर तारीख लिखना इसने शुरू किया, भूमि माप ने विश्वा की शुरुआत की, इसने नगद वेतन शुरू किया। मैंने बताया ऊपर, सभी वस्तुओं की कीमत निर्धारित की, महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए इसकी नियंत्रण प्रणाली का जिक्र तारीख फिरोजशाही जो बर्नी ने लिखी है उसमें मिलता है, ठीक है। शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगाई इसने। ऐसा बताया जाता है कि बदायूं के गेट पर इसने इतनी शराब बेच दी कि वहाँ पर कई महीनों तक कीचड़ बना रहा, और कांच की शीशियों के ऐसे ढेर लग गए थे कि वहाँ पे बहुत सारे ढेर लग गए थे और बहुत सारा कीचड़ हो गया था। क्योंकि ये समझा रहा था बर्नी। बर्नी इसको समझा रहा था कि अगर तुझे पूरे विश्व विजय पर निकलना है तो सबसे पहले तुझे शराब छोड़नी होगी, और शराब पूरी दिल्ली में कोई नहीं पीना चाहिए। इसलिए इसने शराब पर कंट्रोल किया। इसने डाक प्रथा शुरू की, भूमि की माप के लिए जबीता आदेश जारी किया। यानी भूमि की माप के लिए इसने एक आदेश होता है कि इस तरीके से भूमि की माप की जाए, वो जबीता आदेश इसने जारी किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कीमतें एकदम से बढ़ी, जिसका जिक्र शंख मुबारक ने किया है। क्योंकि ये दिल्ली में तो इसने कीमतें कंट्रोल करके रखी, लेकिन ये बाहर नहीं कर पाया। दिल्ली के बाहर कुछ विभाग थे इसके, वित्त विभाग, सैन्य विभाग, विदेश विभाग। तो वित्त विभाग को कहते थे दीवाने विजारत, और सैन्य विभाग को कहते थे दीवाने आरिज। विदेश विभाग को कहते थे दीवाने रसालत, ठीक है। यानी रसालत विदेश, विदेश में रस मिलता है। सैन्य आरिज, आरिज कौन किसी के पास जाते हैं? सेना के पास। वित्त विभाग विरासत, विराजत, कुछ भी कह लो याद करने के लिए। जो बाजार नियंत्रण दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण। कपड़ा विभाग सराय उदल, ठीक है। मतलब बाजार नियंत्रण के लिए कैसे कैसे ये बाजार नियंत्रण करते थे, उसके लिए एक दीवाने रियासत इसने कंट्रोल की थी। कपड़ा विभाग के लिए सराय उदल विभाग बनाया गया इनको, ठीक है। मंडियों का प्रमुख सेनाई मंडी बनाई गई, मलिक काबुली इसका प्रमुख बनाया गया। नापतौल का अधिकारी नाजिर था, ठीक है। गुप्तचर को कहते थे वरीद, और भेदी को कहते थे मुनीर। गुप्तचर कमज़ोर होते थे, लेकिन भेदी बहुत डेंजर होते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य, इसने सीरी का किला बनवाया। सीरी का किला मंगोल जो आक्रमण कर रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए, जब मंगोल कंट्रोल कर रहे थे तो उनसे आक्रमण को बचने के लिए इसने सीरी का किला बनवाया। सैनिक छावनी इसको कहते हैं। और इसके बाद इस किले पर मंगोलों को इस इतनी बुरी तरह मार करके लटकाया गया कि कोई मंगोल फिर दोबारा इस यहाँ दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया। हजारखम्बा महल बनवाया, जमैयत खाना मस्जिद इसने बनवाई, खिजर खाने बनवाई है, ठीक है। हौज अलाई हौज खास बनवाया, अलाई दरवाज़ा कुब्बत इस्लाम का ये बनवाया, ठीक है। ये सारी यहाँ पे क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप क्लास को करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके।